हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे अगले वीडियो को, मतलब अगले पार्ट को। और इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको कि अब दिल्ली सल्तनत का हमें प्रशासन देखना है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सैयद और लोधी वंश कंप्लीट किया था और डिक्लाइन ऑफ जो दिल्ली सल्तनत है वो भी बताया था। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है जिसमें कि बाबर जीता जाता है, बाबर जीतता है, तो उसके जीतने का कारण भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे बाबर आता है और फिर यहाँ पे उसको सफलता मिलती है और राणा सांगा फिर उसको बुलाता है। ये सब मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और इसके पहले हमने तुगलक वंश देखा था, उसके पहले खिलजी वंश, उसके पहले गुलाम वंश देखा था और उसके पहले हमने अरबी तुर्की आक्रमण देखा था। कैसे राइज ऑफ इस्लाम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस्लाम कैसे अरब वाले क्षेत्र आता है और पूरी तरह से वो फैलता है और फिर यहाँ पे भारत पे भी आक्रमण शुरू होता है। तो पहले अरबी आक्रमण हमने देखा था कि जो पहले मोहम्मद बिन कासिम करता है, उसके बाद तुर्की आक्रमण शुरू होता है तो गजनी साम्राज्य वहाँ पे एम्पायर स्थापित होता है। और देखेंगे उसके बाद पहले मोहम्मद गजनवी आएगा, उसके बाद मोहम्मद गोरी आता है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहता है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। और वहाँ पे मैंने आपको तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध भी बताया था कि जो चौहानों के साथ होता है और चौहान हार जाते हैं और डिक्लाइन ऑफ राजपूत हम देख ही चुके हैं। तो इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हमारा जो है ये अगला पार्ट है, ये दिल्ली सल्तनत का है। तो दिल्ली सल्तनत में हमें देखना है कि प्रशासनिक व्यवस्था। तो दिल्ली सल्तनत तो पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो जैसा मैंने बताया कि दो पार्ट में मतलब कोई भी हिस्ट्री हमें पढ़नी होती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था हम इसमें देखते हैं। तो इसमें हमें प्रशासन में देखेंगे, आपको मैं जो आज प्रशासन में चलता है, सुल्तान का पद, आप जैसे प्रेसिडेंट पीएम देखते हैं, स्टेट में गवर्नर रहते हैं, साथ में उनके साथ सीएम रहते हैं, तो ऐसे शासन चलता है। आज आप बहुत सारे मंत्रालय देखते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अलग है, होम मिनिस्ट्री आप देखते हैं, बहुत तरह मंत्रालय है। वो भी उस टाइम मंत्रालय थी, जो आज आप देखेंगे पीएम है वैसे सुल्तान होता था। तो वही मैं आज से कनेक्ट करते चलूँगा ताकि आप लोगों को पता चल सके, क्योंकि बिना कनेक्ट किए आप लोगों को समझ में उतनी नहीं। तो ये व्यवस्था है। तो ये है मतलब एक बैकग्राउंड समझ लिया आपने। बैकग्राउंड तो अब समझिए कि जब अरबी आते हैं, इस्लाम धर्म की उदय होती है, फिर अरबी आते हैं तो वहीं का कल्चर लेके आते हैं। ये लोग कल्चर भी लाते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं वो भी लाते हैं। और अभी तो रहते हैं तुर्की, उसके बाद आक्रमण करते हैं और तुर्की भी बहुत सारी चीज़ों को लाते हैं। तो पर फारसी कल्चर ये लोग लेके आते हैं, तो ये कल्चर फिर यहाँ पे ये लोग एस्टेब्लिश करते हैं। तो यही हमें इसमें देखना है कैसे चलता था। तो आपको पहले समझना पड़ेगा खलीफा। खलीफा जो मैंने आपको पद बताया था कि कैसे इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होती है और वहाँ पे जो इस्लाम धर्म का सबसे ऊपर जो पद बनता है, मतलब वहाँ पे अब जो साम्राज्य है उसका विस्तार करने का काम कौन करेगा। जैसे यहाँ पे सुल्तान है, चाहे आज पीएम देख रहे हैं, तो वैसे वहाँ पे एक पद बनता है वो खलीफा का। और खलीफा के पद पे फिर बारी बारी से खलीफत चेंज भी होता है। तो पहले उमैयद के पास रहता है, उसके बाद देखेंगे कि राशिदुल के पास जाएगा, अब्बासियों के पास जाएगा, फिर बाद में देखेंगे कि ऑटोमन्स के पास भी चला जाता है। तो उधर ये चीज़ें होती रहती हैं, वो मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में बताऊंगा। तो वही चीज़ें हैं। तो ये खलीफा के तहत ही शासन करते रहते हैं। जो भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहते हैं वो खलीफा के तहत, जैसे कि आप आज देखेंगे कि कैसे व्यवस्था है हमारी। एक तो पीएम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और सबसे ऊपर कौन है वहाँ पे, पीएम है। प्रेसिडेंट भी है, लेकिन प्रेसिडेंट नाम क्या है, एक्चुअल जो पावर होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो पीएम के पास होती है। तो वो आपको पता होनी चाहिए, वो पॉलिटी में आप देख सकते हैं। तो वही चीज़ें रहती हैं। तो वैसे ही आप समझिए कि वहाँ पे खलीफा रहता है। आज आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। और खलीफत के अंडर ही जहाँ जहाँ मुस्लिम शासक रहते हैं वो चलते रहते हैं। मतलब ये सॉवरेन अथॉरिटी तो मानते हैं कि मुस्लिम जो खलीफा का, लेकिन शासन अपने एरिया में तुम कर सकते हो। वैसे जैसे आज देखेंगे कि आप हमारा जो पूरा इंडिया है और फिर छोटे छोटे पार्ट में इसको बांटा गया है, स्टेट आप देख सकते हैं, और उसका जो हेड होता है वो सीएम होता है। वैसे ही समझिए कि ये खलीफा के अंडर में ही थे जो सुल्तान होते थे। इनको बार बार खलीफा से वहाँ पे मान्यता लेनी पड़ती थी। जब भी सुल्तान चेंज होता था तो मान्यता लेनी पड़ती थी। जैसे कि आप देखेंगे आज हमारा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व जो होता है वो गवर्नर करता है स्टेट में, जो राज्यपाल होता है। वैसे ही और बाद जब भी देखेंगे आप सीएम का पद चेंज होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नर से आपको अप्रूवल लेना, मतलब वो पद की शपथ दिलाता है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है समझिए। और फिर एजेंट है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से ही समझिए कि अप्रूवल मिल रही है स्टेट में शासन करने का। तो वही होती थी, हम हमेशा जो था वो खलीफा से वहाँ बार बार इनको अप्रूवल लेनी पड़ती थी, जो भी सुल्तान बनता था। तो ऐसा शासन व्यवस्था थी और खलीफा से अप्रूवल लेनी पड़ती थी। और जो यहाँ पे देखभाल करते थे, मतलब जो देखते थे कि हाँ खलीफा के तहत ही, और जो खलीफा का जो कुरान का रूल है उसके तहत शासन चल रहा है कि नहीं, इसके लिए उलेमा वर्ग होता था। उलेमा मतलब समझिए कि वहाँ पे खलीफा का प्रतिनिधित्व करता था। यहाँ पे ये हर एक व्यवस्था देखते रहता था कि वहाँ के तहत शासन चल रही है कि नहीं, कुरान के
के तहत चल रही है कि नहीं, हिंदुओं को कन्वर्ट कराया जा रहा है कि नहीं, इस्लाम फैलाया जा रहा है कि नहीं। मतलब इस्लाम में एक ही चीज़ रहता है कि आपको कैसे भी काफिरों को इस्लाम में बदलना है, या तो आप पैसे से बदलो, तलवार से बदलो, कैसे भी बदलो, लेकिन बाद में ये व्यू धीरे धीरे चेंज होगी। और बाद में अकबर के टाइम आते आते आप देखेंगे कि ये सब मुगल मतलब आएंगे तो समझिए ये सब व्यवस्था बंद ही कर देते हैं। वो कन्वर्ट कराना थोड़ा कम करते हैं, बंद तो नहीं करते हैं, ये समझिए। तो ये रहता है यहाँ पे खलीफा से बार बार अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे राज्यपाल आप देखेंगे कि राज्यों में सीएम को अप्रूवल देता है कि तुम यहाँ पे शासन कर सकते हो, वैसे ही उलेमा लोग रहते हैं और उलेमा देख के बताते हैं वहाँ पे खलीफा को कि यहाँ मुस्लिम लॉ है या फिर मतलब जो खलीफा चाहता है उसके तहत शासन हो रहा है कि नहीं, वो रहता है। वैसे ही जो आज आप देखेंगे राज्यपाल हर एक 15 दिन में रिपोर्ट सेंटर को देता है, होम मिनिस्ट्री को, कि मतलब स्टेट का जो शासन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चल रहा है कि नहीं। और उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, वो कुरान के तहत अपना शासन चलाते थे। तो ये आपने व्यवस्था समझ लिया। और बार बार ये खलीफा से मान्यता लेने के लिए जो सुल्तान होगा वो बहुत सारी चीज़ें करेगा, और खलीफा से हमेशा दबाव भी रहेगा कि ये कराओ, कन्वर्जन कराओ, जो मुस्लिम की संख्या है उसको बढ़ाओ। और बहुत सारे जो सुल्तान रहते हैं वो मतलब खुश करने के लिए खलीफा को देखेंगे बहुत सारी चीज़ कराएंगे, मंदिरों को तुड़वाएंगे, कन्वर्जन कराएंगे, हिंदुओं पर तरह तरह के लॉ लागू करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला हमें देखना है कि अरबी और फारसी जो पद्धति थी उस पर आधारित थी, मतलब ये मिश्रित व्यवस्था थी। अरबी तो थे ही, और जो फारसी रहता है वो दोनों कल्चर लेके आते हैं। तो वहाँ ईरान वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कि फारसी कल्चर ही चलते रहता है, बहुत पहले से चलता है ये, और वही कल्चर लेके यहाँ पे आते हैं। अरबी और मिश्रित, ये मतलब अरबी और फारसी मिश्रित पद्धति रहती है और दोनों के तहत मतलब शासन चलता है। और बाद में जब यहाँ पे आते हैं तो ये भारतीय चीज़ भी बहुत सारी मिल जाती है, तो तीनों का लगभग हो जाता है। और फिर बाद में आप देखेंगे कि जब मुगल आएंगे तो बहुत सारे इसमें संगठन बन जाएंगे, जैसे अफगानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, वो मतलब संगठन ही बन जाते हैं। तो जो हिंदुस्तानी लोग हैं तो वो अपना संगठन बना लेते हैं जो प्रशासन में है, जो अफगानी है वो अलग संगठन बनाते हैं, तुर्की अलग बनाते हैं, फारसी अलग, वो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। तो ये संगठन ही बनने लगता है तो ये रहता है। और सबसे ऊपर कौन है यहाँ पे, सुल्तान है। सुल्तान मतलब समझिए कि सबसे ऊपर है यहाँ पे, जैसे कि आज पीएम है तो वो सुल्तान है। तो पीएम भी है तो आज तो कंट्रोल है, हमारा डेमोक्रेसी है, लेकिन उस टाइम कोई डेमोक्रेसी नहीं होती थी। और सुल्तान जो होता था वो सर्वोच्च अधिकारी है, लॉ वही बनाएगा, लॉ इम्प्लीमेंट भी वही करेगा, सजा भी आपको वही देगा। तो समझिए लॉ बनाने का क्या उसका रीजन रहता है। पहले ये चीज़ें देख रहे हैं कि चल रही है कि सुल्तान को हमेशा मरवा दिया जा रहा है, सुल्तानी को तख्ता पलट करा दिया जा रहा है, इस वजह से रहता है कि लॉ वो खुद ही बनाते हैं। नहीं तो जो लॉ बनाने वाले हैं ऐसा लॉ ना बना दे कि मतलब सुल्तान को हटाओ गद्दी से और दूसरे को बैठाओ वहाँ से। इसलिए ये रखता है, जो न्याय देने की व्यवस्था रहती है इसी के पास रहती है, क्योंकि न्याय भी ये खुद देगा, क्योंकि ये तो मुस्लिम शासन चल रहा है यहाँ पे, और मुस्लिम कम ही आए रहते हैं, मतलब इतना तो मुस्लिम नहीं आए हैं कि जो हिंदू से ज़्यादा हों, तो 2-3% ही मुस्लिम आए रहते हैं, और उनको शासन करना है पूरे समझिए कि 90-95% लोगों पे। तो न्याय भी अपने हाथों में अगर नहीं रहेगा, मान लीजिए हिंदुओं के साथ कोई जाति होती है और जो काजी है वो मतलब समझिए कि आज जैसे हमारी कोर्ट है वैसे लॉ मतलब वैसे फैसला दे देता है, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट रह के कि नहीं ये गलती किए हैं तो इनको सज़ा मिलेगी, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। तो वो चीज़ें अगर वहाँ पे चलती, मान लीजिए कि कोई मुस्लिम है, बहुत बड़ा सैनिक है, उसको सज़ा दे दिए तुम काजी, तो वहाँ पे सैनिक में क्या हो सकती है, रिवॉल्ट हो सकती है। चाहे जो सैनिक है वो सुल्तान का मदद ना करे वहाँ पे, और इनको ज़्यादा लोगों पे शासन करना है तो सैनिकों को कंट्रोल में ही रखना है। इस वजह से होता गया था कि सुल्तान ही न्याय व्यवस्था को भी अपने अंडर में रखता था, ताकि अगर कोई गलती भी हो मुस्लिम जो लोग हैं उनसे वहाँ पे माफ़ कर दिया जाए, ताकि उनका शासन बना रह सके वहाँ पे। इक्वल जो आज आप देखेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये समानता वगैरह उस टाइम नहीं थी, इस वजह से चीज़ें थी। और वो अंग्रेज भी करेंगे, देखेंगे कि अंग्रेज जो अधिकारी रहते हैं उनको सज़ा नहीं दिया जाता है, और जो भारतीय रहते हैं उनको सज़ा दे दिया जाता है, तो वो बराबरी नहीं रहती है। बाद में इक्वलिटी बिफोर लॉ ये सब आती है चीज़ें, जो मॉडर्न चीज़ें रहती। तो इस वजह से मतलब पूरी तरह से जो चीज़ें है वो कंट्रोल में सुल्तान ही रखता था, क्योंकि सुल्तान सेंट्रलाइज करके रखता था। और बलबन तो देखेंगे कि यहाँ तक करता है कि देवता के पद से इसको जोड़ता है, मतलब कि जो दैवीय सिद्धांत देता है कि जो सुल्तान का पद होता है उसको अल्लाह के पद से जोड़ देता है। और वहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि सिजदा और पायोस जो प्रथा शुरू करता है, सिर झुकाना, पैरों को चूमना, ये सब करता है ताकि जो सुल्तान से ऊपर है लोग नहीं समझ सके। क्योंकि उससे पहले देख रहे हैं बहुत सारे सुल्तानों की हत्या हो चुकी है, चाहे उनको गद्दी से हटाया जा सका है, इसलिए भगवान से जोड़ता है ताकि भगवान से ऊपर लोग ना समझे अपने आप को और फिर सुल्तान को ना मारे। और ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे था, ये देखेंगे कि जापान में भी चलता था, चीन में भी चलता था। तो वहाँ पे 200-200 सालों तक देखेंगे कि राजा को कोई देखता ही नहीं था, उनको दैवीय पद से जोड़ के रखा जाता था, क्योंकि बार बार जो सुल्तान है उसी को मार दी जाती थी, राजा जो है उसी को मार दी जाती थी, इस वजह से उसको दैवीय पद जोड़ा जाता। और ये जो मैंने आपको बताया, अधिकांश जो सुल्तान थे चाहे शासक थे वो खलीफा से अपना पद की मान्यता लेते थे। और अलाउद्दीन खिलजी और जो मुबारक
खिलजी हैं, यही एक खलीफा से मान्यता नहीं लेते हैं अपने पद की। ये तो खुद ही मतलब अलाउद्दीन खिलजी अपना नया धर्म भी चलाना चाहता था और ये खलीफा से ऊपर अपने आप को घोषित करना चाहता था। और ये उस टाइम इतना मार्केट रिफॉर्म वगैरह भी कर लेता है, सैनिक मजबूती हो जाते हैं, तो इसको इतना सोचना नहीं होता है कि खलीफा तुम मान्यता दो या ना दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मुग़ल आएंगे तो देखेंगे कोई खलीफा वलीफा से वो मान्यता नहीं लेंगे, वहाँ पे वो बोलेंगे कि सबसे ऊपर हम ही हैं। क्यों अब बोल रहे हैं, तो समझिए उनकी पावर आ गई है। इकोनॉमिकली अब देखेंगे कि स्ट्रेंथ उनकी सबसे पीक पे रहती है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी उस टाइम बन जाएगा जो मुग़ल देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे जो सैनिक व्यवस्था रहती है, तो सैनिक व्यवस्था भी दुनिया की सबसे बड़ी सेना हमारे पास रहती है। जो आज आप देखेंगे अमेरिका इकोनॉमी में भी आगे है, सैनिक स्ट्रेंथ भी उसके पास है, तो उसको किसी से डरने का क्या ज़रूरत है। यूएन हो चाहे कोई भी हो, उससे वो नहीं डरता है, वो अपने मन का ही करता है। वैसे ही उस टाइम स्थिति हो जाती है। जो आप देखेंगे कि मुग़ल मतलब कि सबसे ज़्यादा एरिया को जीतते भी हैं, इकोनॉमी भी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, सैनिक हैं ही पावरफुल, तो फिर उन्हें किसी खलीफा से मान्यता लेने की क्या ज़रूरत है। वो बोलते हैं हम किसी खलीफा वलीफा को नहीं मानते हैं, वहाँ पे खलीफा की सत्ता को ठुकरा देते हैं। तो यही है, अलाउद्दीन खिलजी भी सैनिक बना ही चुका होता है, तो ये भी खलीफा से मान्यता वगैरह नहीं लेता है यहाँ, ये होता है। तो अब हमें प्रमुख मंत्रालय देखना पड़ेगा, मंत्रालय ही मेन होता है। जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे मंत्रालय हैं, और फिर मैं आपको आज की व्यवस्था से जोड़ के बताऊँगा, तो यही मंत्रालय हमें देखना है। तो दो प्रमुख जो अधिकारी होते थे ये हमें जानना होगा। और प्रमुख अधिकारी मतलब समझिए कि मंत्रालय से ही ये जुड़े रहेंगे। तो पहला रहता है वजीर का पद। वजीर समझिए कि आज जो पीएम है वो रहता है, मतलब सुल्तान के बाद जो जितने भी काम है यही करेगा। अगर सुल्तान नहीं रहते हैं कभी दरबार में तो यही सब चीज़ें करता है। वजीर का पद हमेशा मुगलों में भी मैं आपको बताऊंगा, ये सबसे ऊपर का पद रहता है। और देखेंगे कि ये जो वजीर है ये वित्त मंत्रालय से जोड़ा जाता है, और इसका प्रधान जो होता है ये वजीर रहता है। और जो मंत्रालय का नाम रहता है विजारत नाम रहता है, दीवाने विजारत, और वजीर इस पद पे रहता है। और इसको प्रधानमंत्री भी बोला जाता है। कर लगाना, सैनिक पे खर्च कितना करनी है, ये सब चीज़ें यही देखता था। सैनिकों को कैसे मॉडर्नाइज करना है, चाहे लगान व्यवस्था यही देखता था, कर कैसे आएगी, ये सब मतलब टोटल काम यही देखता था। लेकिन अलग से मंत्रालय भी था, दीवाने और जो मैं आपको बताऊंगा, सैनिक मंत्रालय वो अलग। तो वो था। अमीर भी पद था एक, अमीर भी मतलब कि ये इंपॉर्टेंट पद था, लेकिन इसको वजीर से नीचे ही माना जाता था। वजीर सबसे ऊपर का पद था। अमीर भी इसके साथ हेल्प करता था सुल्तान की शासन प्रशासन में, लेकिन इससे भी ऊपर एक पद ये माना जाता था कि जो नायबे ममलिकात का पद रहता है वो सबसे ऊपर माना जाता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि नायबे ममलिकात जो रहता था इसमें सरदार लोग रहते थे, और इसमें मतलब अमीर लोग रहते थे। और ये किस लिए रहते थे, जो ये वजीर का पद है तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया था। और ये अमीर लोग मतलब समझिए कि अपना शासन एक संगठन बना के और ये कंट्रोल करना चाहते थे, मतलब कि सुल्तान उतना पावरफुल ना हो। तो आप देखेंगे कि अमीर पूरी तरह से शासन में अपना हाथ हमेशा लगाए रहते थे, वो व्यवस्था रहती है यहाँ पे। तो आगे ये सब चीज़ें आएंगी, आप लोग चिंता ना करें, बिल्कुल एक एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ। और पहला रहता है मंत्री परिषद। सुल्तान के प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसे मजलिस खलवत बोला जाता था। मंत्री परिषद मतलब आप समझिए कि जहाँ पे सुल्तान की सहायता के लिए, जैसे कि आप आज संसद देखेंगे तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, और लोग होते हैं तो आपको समझिए कि इसी में फिर लॉ बनाना होता है, चाहे जो भी चीज़ें होती हैं। तो आज तो सर्वसहमति से होती है, लेकिन वहाँ पे पहले था तो वो सुल्तान जो बोलेगा वही होगा। तो ये समझिए ये एक आज हमारी जो संसद है वैसी थी यहाँ पे। और बैठक होती थी मजलिस से खास में, तो मजलिस से खास आप संसद समझिए। और जो लोग होते थे ये मंत्री परिषद के लोग, जैसे कि सारे मंत्री आके बैठते हैं, वो मंत्री परिषद होती थी। और मजलिस से खास इनकी संसद में बैठक होती थी, जैसे कि कैबिनेट आज देख सकते हैं। तो वो मंत्री परिषद आप समझ लिए उस टाइम थी शासन प्रशासन चलाने के लिए, और इनकी बैठक होती थी मजलिस से खास में। और एक होता था बारे खास। सुल्तान अपने प्रमुख सहयोगियों को बुलाकर उसमें मंत्रणा करना था। तो अब मतलब जो कैबिनेट मीटिंग होती है, जैसे कि अब मान लीजिए कैबिनेट जो मीटिंग होगी सरकार की, मंत्री परिषद है जो, उसकी मीटिंग तो संसद में नहीं होगी, उसके लिए अलग ही एक स्थान होता है। तो वो वहाँ पे सभी लोग आते हैं। तो वही आप समझिए कि जो मीटिंग होगी वहाँ पे बारे खास में मीटिंग होगी मंत्री परिषद की। और इसमें प्रमुख जो अधिकारी हैं, चाहे आप जो मंत्रालय है, और रक्षा मंत्री भी आएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर भी आएंगे, होम मिनिस्टर भी आएंगे, सभी आते थे। तो इसमें खान, अमीर, मलिक सभी मिलकर इसमें मीटिंग करते थे, और सुल्तान इन लोगों से सलाह लेता था अपने काम को करने के लिए। फिर अगला जो मंत्रालय आप देखेंगे तो दीवाने रसालत रहता है। ये विदेश विभाग था। समझिए विदेश से कैसे पत्राचार करना है, विदेश से कैसे संबंध रखना है। जैसे कि आज आप एक्सटर्नल मिनिस्ट्री देखेंगे, और ये ऐसा नहीं है, ये कहीं कहीं धार्मिक काम भी करता था। तो अब विदेश से संबंध कैसे स्थापित करना है ये भी ये देखता था, और कहीं कहीं धार्मिक कार्य भी करता था। कन्वर्जन हो रहे हैं कि नहीं सही से, इसको खलीफा को बताना भी होता था। खलीफा की जो बात है वो भी तो इसको लागू करना है विदेश मंत्रालय। जैसे आज हमारे विदेश मंत्री हैं, तो अब जो वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं,
चाहे यूएनओ है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उनकी मीटिंग होते रहती है। तो मीटिंग होगी तो वो आके सरकार को भी तो बताएंगे, चाहे वो खुद से भी कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं कि ये काम होना चाहिए। तो वही ये विदेश विभाग रहता है और खलीफा से बार बार वहाँ तो दबाव रहता ही है। तो ये कभी कभी धार्मिक कार्य, कन्वर्जन का भी कार्य कराते रहता है और कूटनीतिक संबंध जो होता है वो तो करते ही रहता है, वो संबंध स्थापित करते रहता है जो अगल बगल की जितनी कंट्री होती है। और फिर जो अगला मंत्रालय रहता है दीवाने इमारत देखेंगे, ये लोक निर्माण विभाग रहता है और इसको फिरोज शाह तुगलक बनाया रहता है। तो दीवाने इमारत बनाता है फिरोज शाह तुगलक, बहुत चीज़ें, दीवाने बंदरगाह बनाता है, उसके बाद आप देखेंगे दीवाने खैरात बनाता है, दीवान इस्तेहाक बनाता है। तो फिरोज शाह तुगलक जब देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है तो उसी टाइम आप देखेंगे देवगिरी, वारंगल, मदुरई, ये सब इलाके अपने आप की स्वतंत्रता की घोषणा करने लगते हैं। बंगाल भी अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है और उस टाइम देखेंगे सभी नाराज ही रहते हैं, उलेमा, अमीर जो भी रहते हैं वो नाराज रहते हैं इन लोगों से। तो फिर ये करता क्या है, इसके पास एक ही चारा रहता है, ये जनता को खुश करने के लिए ये सब चीज़ें करता है। दीवाने इमारत, दीवाने खैरात, ये सब पद बनाता है और लोक निर्माण का कार्य कराता है जिससे जनता खुश हो सके। इस वजह से इसको देखेंगे कि अकबर से भी जोड़ा जाता है। और फिर देखेंगे कि जो इक्तेदारी पद रहती है तो ये एक UPSC में क्वेश्चन भी आ चुका है कि गड़े हुए मुर्दे को फिर से उखाड़ देता है। जो इक्तेदार होते हैं उनका पद वंशानुगत बना देता है, हेरोडेटरी कर देता है उसके पद को। और हेरोडेटरी बनाइएगा तो फिर क्या होगा, जो सैनिक स्ट्रेंथ है वो उसकी कम होगी। हेरोडेटरी में अब वो ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर सही हूँ तो मेरा पुत्र भी सही हो, तो वही चीज़ें होती हैं। और वो फिर पुत्र सही नहीं होगा तो आपको सैनिक में दिखेगा, जो कि चीज़ें बाद में इन लोगों को फेस करनी ही पड़ती है। बाद में बाबर छोटी सी सेना लेके इन लोगों को हरा देता है। तो ये फिरोज शाह तुगलक के ही वजह से होता है। ये जो इक्तदार का पद रहता है हेरोडेटरी बना देता है। और इसी टाइम आप देखेंगे जो फिरोज के ही टाइम खुश करने के लिए जो चीज़ें होती है करता है। फिरोज शाह तुगलक जो रहता है मतलब जो जनता चाहती है उसको खुश करता है, सैनिक को खुश करता है, उधर खलीफा को भी खुश करने के लिए कन्वर्जन बहुत सारे कराता है। मंदिरों को भी तुड़वाता है, वहाँ पे देखेंगे मंदिर की जो मूर्ति रहती है वो कसाईयों को दे देता है मांस तौलने के लिए। ये सब चीज़ें कराता है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पे। और अगला जो मंत्रालय है इसमें हमें ये देखना है कि दीवाने वकूफ मंत्रालय रहता है। तो इसका काम रहता है, ये कागजात की देखभाल करता था। तो अब इक़्तेदारों से भी ऐसा नहीं है एग्रीमेंट होता था, सैनिकों का भी एग्रीमेंट होता था और जो फरमान भी जारी करते थे, तो उन सब का जो है वो आपको पत्र तो रखना ही पड़ेगा। तो ये कागजात की देखभाल करता था जो दीवाने वकूफ रहता था। और अगला जो मंत्रालय है आप देखेंगे दीवाने मुस्तक राज रहता है और ये अधिकारी के नाम जो बकाया राशि रहता है उसको वसूलता है। इसका संस्थापक कौन रहता है, अलाउद्दीन खिलजी रहता है। तो अब जो सल्तनत काल का है तो इक़्तेदारों के पास पैसा बाकी रहता है और इस पैसा तो आप समझिए कि जहाँ जहाँ अलाउद्दीन खिलजी को दिखता है पैसा वो वहाँ पे लेता है चीज़ों को। तो इसके लिए एक ये पद ही बनाता है मंत्रालय समझ लीजिए, जो कि पैसा वसूलेगा इन लोगों से, क्योंकि उसको पैसा की ज़रूरत है। वो वहाँ पे सैनिक रिफॉर्म कर रहा है, सैनिक रिफॉर्म किया जिसमें बहुत पैसा खर्च लगा, उसके वजह से मार्केट रिफॉर्म किया, उसको साम्राज्य भी विस्तार करना है, उधर मंगोल भी आक्रमण कर रहे हैं और विद्रोह अभी हो ही रहा है। अभी भी इकोनॉमी पे इन लोग पकड़ मजबूत हुई नहीं है और जो अमीर और उलेमा रहते हैं वो उसको परेशान करते हैं। इस वजह से सैनिक रिफॉर्म करता है और सैनिक रिफॉर्म करने के लिए फिर उसको पैसा चाहिए होता है और कम पैसा रहता है, इस वजह से वो मार्केट रिफॉर्म करता है। ये चीज़ें वहाँ पे मैंने आपको बताया था। और जो अगला मंत्रालय रहता है ये मुशरिफ मुमलिका का रहता है और ये महालेखाकार आप समझ सकते हैं इसको। ये भी आय व्यय का ही लेखा जोखा रखता है, जैसे कि आप CAG का पद आप देखेंगे वैसे ही था ये पद। और अगला जो पद रहता है मुस्तौफी मुबाली का पद रहता है, ये भी महालेखा परीक्षक। तो अब समझिए CAG है, PSC है, बहुत सारी आज हमारी कमेटी है। तो कुछ कमेटी जो है वो रिपोर्ट तैयार करती हैं, कुछ उसको चेक करती हैं, कुछ उसको मदद करती हैं। तो अब सल्तनत इतना छोटा शासन नहीं रहता है, इस वजह से बहुत सारे पद रहते हैं जो कि आय व्यय का जोखा रखते हैं। उतनी सारी जो किसान थी तो किसान से भी ये लोग टैक्स वगैरह लेते थे, तो वो भी एग्रीमेंट देखने के लिए आदमी की ज़रूरत है। तो इतना सारा पद आप देखेंगे कि बना रहता है। और फिर अगला आप देखेंगे तो ये मजूमदार का पद रहता है और ये आय व्यय का लेखा जोखा ये भी रखता है। तो ये मैंने आपको यहाँ भी बताया था शायद। तो ये भी मतलब समझिए आय व्यय का लेखा जोखा ही रखता है। तो इतने सारे रहते हैं, क्योंकि इनको देखिए वैसा नहीं है कि एक सेंटर लेवल पे ही आय व्यय का जोखा रखना है। तो पहले सेंट्रलाइज व्यवस्था होती थी, पूरी तरह से मतलब सेंटर के अंडर में ही रहता था। अब उसको स्टेट लेवल पे भी आय व्यय का लेखा रखना है, उससे नीचे भी आय व्यय का लेखा रखना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल आप देख सकते हैं। उससे नीचे भी उसको जो मंडल लेवल पे है उसका भी आय व्यय का लेखा जोखा रखना है और फिर ग्राम लेवल पे भी रखना है। तो इस वजह से इतने अधिकारी होते थे और इतना आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए इतने लेवल के मतलब समझिए कि अधिकारी बनाए गए हैं और इतना मंत्रालय है, क्योंकि मेन जो होता है वो पैसा ही होता है। और पैसा का मतलब अगर आप सही से नहीं रखते हैं वो सब चीज़ें तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और खजांची रहता है, खजीन भी बोला जाता है, ये कोषाध्यक्ष रहता है। जैसे कि आप पैसा तो
वसूल लिए, लेकिन उसको कहाँ रखिएगा और रख के फिर उसकी देखभाल कौन करेगा। तो ये कोषाध्यक्ष रहता है, कोष को देखते रहता है कि कैसे कोई वहाँ पे चोरी तो नहीं हो रही, चाहे जो संपत्ति है उसको फिर बिना पूछे कोई ले तो नहीं जा रहा, ये सब चीज़ें ये देखते रहता है। और ये मुहतसिब रहता है। मुहतसिब एक ये भी अधिकारी रहते हैं जो कि अलाउद्दीन खिलजी इसको बनाता है इस पद को, और ये क्या करते हैं, लोगों के आचरण को देखते हैं मुहतसिब जो रहते हैं, क्योंकि ये भी तो इन लोगों को देखना है कि जो मुस्लिम है वो कुरान के तहत शासन कर रहे हैं कि नहीं। और फिर ये क्या करेगा, ये मुहतसिब सीधे डायरेक्ट कनेक्शन उससे खलीफा से भी रखता है, ये खलीफा को भी सीधे बताता है कि ये जो कुरान है उसके तहत पे शासन किया जा रहा है कि नहीं। इस वजह से मतलब अलाउद्दीन खिलजी पद को बनाता है, लेकिन डायरेक्ट उनका वहाँ भी पत्राचार होते रहता है कि हाँ जो मुस्लिम लॉ है उसके तहत लोग अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और साथ में कन्वर्जन भी कराया जा रहा है, ये हमेशा बताते रहता था ये सब। और अगला जो देखेंगे सदरुल सुदूर रहता है, ये धार्मिक दान विभाग रहता है, धार्मिक और कार्य देखता है और इसको दान भी यहाँ से मिलती है। तो धर्म को देखना ही है, ग्राउंड लेवल पे धर्म को देखते थे ये लोग और दान भी होते रहता था। आज जो आप देखेंगे पीडीएस सिस्टम चल रहा है, तो कुछ सुल्तान ऐसे भी थे जिन्होंने ये सब व्यवस्था की थी दान विभाग की। फिरोज शाह तुगलक ही करता है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो मुस्लिम स्त्रियां रहती हैं चाहे विधवा हैं उनकी शादियों की व्यवस्था है, चाहे जो मुस्लिम स्त्री होती है उनकी शादी की व्यवस्था के लिए बहुत सारी चीज़ें वो कराता है, दान विभाग बनवाता है। तो दान विभाग भी रहते हैं और साथ में धार्मिक भी चीज़ें देखनी होती थी इनको ग्राउंड लेवल पे, धर्म के अनुसार कार्य हो रहा है कि ना। और अगला रहता है काजी उल कजात रहता है, और ये न्याय विभाग रहता है, लेकिन सबसे ऊपर जो रहता है समझिए सुल्तान है, सुल्तान ही न्याय विभाग में सबसे ऊपर रहता है। लेकिन काजी उल कजात रहता है जो कि उसकी मदद करता है, चाहे ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को देखता है, जब भी उसको समझिए कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो इनसे वो सलाह मशवरा करके फिर न्याय की फैसला देता था। तो अब समझिए सुल्तान हमेशा तो उतने लोगों को न्याय नहीं दे सकता है, इस वजह से ये काजी उल कजात का पद रहता है न्याय विभाग का। और धार्मिक मामले में ये समझिए कि मुक्ति देखते थे, और काजी जो रहते थे ये मदद ये भी करते थे, ऐसा नहीं है। और जो उसके बाद मुहतसिब भी देखेंगे जो मैंने ऊपर बताई, ये काजियों को न्याय व्यवस्था में फिर मदद करते थे। जैसे कि अब मान लीजिए जो कोर्ट है, कोर्ट में तो सीजीआई हैं ही अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन उनकी सहायता के लिए भी और भी वो जज होते हैं, वैसे ही मुहतसिब होता था जो कि इनको कार्य में मदद करता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती थी न्याय देने की, बहुत ज़्यादा वहाँ पे केस आता था, जैसे आज आप केस देखेंगे। तो फिर इनके मदद के लिए अधिकारी भी थे, मुहतसिब थे। और जो धार्मिक मामलों में मुक्ति देखता था, सबसे ऊपर मुक्ति होता था। अब धर्म में जो भी चीज़ें हैं वो मुक्ति देखेगा, और न्याय में काजी देखेगा, और काजियों की मदद के लिए फिर वहाँ पे मुहतसिब भी होते थे। और गाँव का जो देखेंगे जो ग्राउंड लेवल पे रहता है तो वो ग्राम पंचायत रहती है, जैसे आज आप देखेंगे वो व्यवस्था रहती है, वो लोग अपने मामले को खुद ही निपटा लेते थे। तो ये न्याय रहता है। तो काजी उल कजात के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया, आगे मैं आपको जब न्याय व्यवस्था बताऊंगा अलग से तो उसमें हम ये चीज़ें अच्छे से बात करेंगे। सदरुल सुदूर जो है एवं काजी उल कजात ये एक ही व्यक्ति के अधीन होते थे। इस व्यक्ति को धार्मिक कर जो था ये ज़कात पे आधारित होता था। तो जैसे मैंने बताया कि धार्मिक मामले भी इनको देखना होता था। और सदरुल सुदूर है चाहे जो काजी उल कजात है, तो ये सब सुल्तान के अंडर में ही होते थे, और इनको ज़कात जजिया सब पे फैसला देना होता था। ऐसा नहीं है कि जो बस ज़कात पे ही सब पे ये देखभाल कर लेते थे वहाँ पे। और अगला जो विभाग रहता है ये समझिए दान विभाग रहता है, दीवाने खैरात, ये फिरोज शाह तुगलक बनाता है। ये सब चीज़ें फिरोज शाह ही तुगलक बनाता है, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तेहाक, दीवाने बंदगा, तो ये सब काम कराता है क्योंकि जनता को खुश करना होता था। इस टाइम आप देखेंगे कि पूरी तरह से जो तुगलक के टाइम में जो मोहम्मद बिन तुगलक बना के जाता है वो साम्राज्य धीरे धीरे छूटने लगता है इन लोगों के हाथ से, सभी अपने अपने राज्य की स्वतंत्रता करने लगते हैं। इस वजह से दान विभाग भी बनाता है, सैनिक जो मांगेंगे वो करता है। लेकिन इसके बाद जो आएगा शासक समझिए वो रोक नहीं पाता है। ये तो वंशानुगत पद को बना देते हैं, तो इनके प्रति लॉयल रहते हैं जो इक़्तिदार रहते हैं। जैसे इसका पद जाता है और मोहम्मद जब आएगा तो देखेंगे वो पूरी तरह से वहाँ पे जो इक़्तिदार होते हैं अपने अपने एरिया में वो अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं। तो ये व्यवस्था रहता है यहाँ पे। और दारुल सफ़ा एक विभाग रहता है जो कि औषधियों से संबंधित, और ये फिरोज द्वारा ही बनाया जाता है। तो औषधि यहाँ पे रिसर्च होते थे कि कौन कौन औषधि वगैरह चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम महामारी बहुत फैलती थी। अब महामारी की वजह से देखेंगे कि जो तैमूर रहता है, तो जब वो काबुल वाले इलाके में उधर आता है तभी उसको बताया जाता है कि भारत में तुम मान लो सैनिक से जीत भी गए, लेकिन वहाँ की जो महामारी है उससे तुम नहीं बच पाओगे। तो यहाँ महामारी बहुत ज़्यादा फैलती रहती है। तो अब हम देखेंगे जो ये केंद्रीय प्रांत था उसको देखेंगे, और जो जिला था उसको भी देखेंगे, और परगना और ग्राम का शासन कैसे चलता था। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन होता था यहाँ पे, वो होता था सल्तनत। जैसे कि आज आप इंडिया देखेंगे तो ये पूरा भारत है, तो ये होता था सल्तनत, और फिर उसको विभाजन किया गया था प्रांत में, और प्रांत को क्या बोला जाता था, विलायत या फिर सूबा बोला जाता था। तो ये जो आज आप स्टेट देखेंगे ऐसे सूबा या फिर प्रांत होता था। और
यहाँ पे अधिकारी नायब, वली, मुक्ति, ये अधिकारी होते थे जो मेन अधिकारी। और फर्दर फिर इसको डिवाइड किया गया था जिलों में, जैसा कि आज भी आप देख सकते हैं। तो जिलों में, और जिलों को उस टाइम क्या बोला जाता था, सिख बोला जाता था। और सिख का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो सिकदार होता था। और फिर इसको और डिवाइड किया गया था परगनों में। परगना मतलब आज आप मंडल जो देखेंगे वो परगना में डिवाइड था, समझिए। और सबसे नीचे गांव था, तो अब गांव का आप शासन देख सकते हैं। तो पंचायती लेवल जो स्ट्रक्चर है वो तो हमने अलग से बनाया, तो वहाँ पे ये व्यवस्था उस टाइम नहीं थी, गांव था। तो ये डिवाइड था, पहले सल्तनत था, और उसके बाद प्रांत था जिसको विलायत भी बोलते थे, सूबा भी बोलते थे, और उसके बाद जिला था, जिला को सिख बोलते थे, और उसके बाद परगना, उसके बाद गाँव। तो ये यहाँ पे लिखा भी गया है, ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं गया है, बिल्कुल सीक्वेंस है इसमें। तो मैंने ये सारी चीज़ें लिख दिया है। तो प्रांतीय प्रशासन में आप यही देखेंगे कि इसमें मेनली आप देखना पड़ेगा कि ये जो है प्रांत को इक्ता बोला जाता था, या फिर अक्ता भी कहा जाता था। और इक्ता प्रथा की शुरुआत फिर बलबन करता था। तो प्रांत में इक्तेदार को बैठाया जाता था, नायब, वली या फिर मुक्ति भी यहाँ का शासक होता था, मतलब प्रांत में जो होता था। प्रांत को मेनली विलायत या फिर सूबा बोला जाता था, लेकिन इक्तेदार इसमें काम करते थे। तो ये इक्तेदारी व्यवस्था थी। तो इक्तेदारी व्यवस्था के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इक्ता मतलब प्रांत का शासक प्रमुख को इक्तेदार बोला जाता था, और इक्ता जो होता था वहाँ का मतलब लैंड को इक्ता बोला जाता था। इक्ता भूमि दी जाती थी, वेतन के बदले में दी जाती थी। सामंती व्यवस्था जो मैंने आपको पहले एंशिएंट इंडिया में, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें सामंती व्यवस्था थी, उसी का एक्सटेंड वर्जन ये इक्तेदारी व्यवस्था आप देख सकते थे। और इसका जो शुरुआत रहता है तो ये इल्तुतमिश तो करता है, लेकिन इल्तुतमिश पहले इसको जो किया रहता है ये समझिए कि वंशानुगत रहता है, हेरिडेटरी आपकी चलती आएगी, आपका पुत्र फिर वहाँ का इक्ता मिल जाएगा उसको। लेकिन ये क्या करता है, बलबन हटा देता है, क्योंकि बलबन समझ जाता है कि अगर सैनिक की स्ट्रेंथ बढ़ाए रखनी है तो इक्तेदार को मतलब हमेशा अपॉइंट करना पड़ेगा। और जैसे अपॉइंट नहीं करते हैं आप, तो वो सामंती व्यवस्था फिर जो फ्यूडल सिस्टम है वो बार बार सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज सिस्टम आप देख रहे हैं हो जाता है। तो वो बलबन समझ जाता है कि मतलब राजा की पावर यहाँ पे कम होगी और इक्तेदार धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे, और वो मतलब पूरी तरह से वहाँ पे एक छोटा साम्राज्य, जैसे कि पहले सामंत देखते थे कि रेबल करके वहाँ पे शासन स्थापित कर लेते थे, तो फिर इसको वंशानुगत नहीं रहने देता। और फिरोज शाह तुगलक देखेंगे कि जब आएगा तो फिर फिरोज शाह तुगलक ये इक्तेदारी व्यवस्था रहता है, इसको फिर से वो वंशानुगत बना देता है। क्योंकि अब उसको क्या करना है, देख रहे हैं कि वो जब फिरोज शाह तुगलक आएगा वहाँ पे, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक इतनी सारी कार्य करके गया रहता है, इससे ट्रेजरी पूरी खाली हो चुकी है, जितने भी राज्य हैं वो अपने अपने स्वतंत्रता की घोषणा करने लगते हैं। तो फिर ये करेगा, यहाँ पे सबको खुश करने की कोशिश करता है, और खुश करने के लिए फिर करता है कि जाओ मैं तुम्हारा ये जो शासन है इसको वंशानुगत बना देता हूँ, मतलब तुम्हारा ही यहाँ पे शासन रहेगा, बेटा भी अगर तुम्हारा पुत्र जो होगा वो इसके बाद शासक बन जाएगा। तो होता क्या है, जो फिरोज शाह तुगलक रहता है उसके तक तो सही रहता है, लेकिन जैसे ये जाते हैं उसके बाद देखेंगे दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से सिकुड़ते चला जाता है। क्योंकि उसके बाद जो इक्तेदार होते हैं वो किसी का बात मानते ही नहीं है, उसके बाद अपने अपने शासन में स्वतंत्रता की घोषणा करने लगते हैं। और इक्तेदार का काम क्या होता था आपको ये पता होनी चाहिए, वो सैनिक रखते थे, और ये जो इक्ता भूमि दी जाती थी, तो अब ऐसा नहीं है कि इक्तेदार एक ही होता था। अब एक राज्य में छोटा इक्तेदार भी होगा, उसमें सबसे बड़ा इक्तेदार भी होगा, जो हायरार्की सिस्टम आप देखेंगे। तो जैसे कि ये मान लीजिए ये पूरा राज्य है, तो ये इक्तेदार एक होगा ही पूरे राज्य का, उसमें भी छोटे छोटे इक्ते में बांट के छोटे छोटे इक्ता भी दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि बस एक ही दे दिया गया वहाँ पे। ये क्या करते थे, नियमित संख्या में जितना सैनिक बताया जाता था उतना रखते थे, राजस्व भी वसूलते थे वहाँ से, और जितना मतलब सैनिक पे खर्च होता था उसको खर्च करके, और जितना पैसा बचता था वो सुल्तान को दे देते थे। और कानून व्यवस्था भी थोड़ा बहुत ये लोग इक्तेदार जो थे ये देख लेते। तो ये इक्तेदारी व्यवस्था थी। यहाँ पे लिखा भी गया है, इक्ता इजारेदारी के लिए दिया गया जो भू राजस्व क्षेत्र होता था उसमें सैनिक असैनिक किसी को भी दिया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि सैनिक को दिया जा सकता था, असैनिक को भी दिया जा सकता था। जो मैंने बताया कि छोटे छोटे इलाकों पे भी इक्तेदार रहते थे, और जो प्रमुख होता था इसको इक्तेदार या फिर मुक्ता या बली कहा जाता था। तो ये स्टेट का जो रहता था ये शासक रहता था। नायब, बली, मुक्ति ये प्रमुख होते थे, मतलब सूबे में समझिए जो विलायत होती थी इसमें शासक प्रमुख होते थे, इनको इक्तेदार भी बोला जाता था। तो ये भी आपको समझनी पड़ेगी, इक्तेदार को ही मुक्ति बोला, वली भी इसी को बोला गया है, मुक्ति वली इसी को बोला गया है, नायब भी कहीं कहीं पुकारा गया है इनको। और सबसे अधिक जो इक्ता देता है वो मोहम्मद बिन तुगलक देता है। उसके समय में ही मतलब इक्तेदारी क्राइसिस आएगी, और फिरोज शाह तुगलक तो इसको वंशानुगत ही बना देगा। उसको डर रहता है, मतलब जो इक्तेदार बात सुनते नहीं है तो जो वो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, तो वंशानुगत उनको खुश करने के लिए बना देता है ये। और फिर रहता है उसके बाद आप देखेंगे कि जिले का शासन रहता है। तो जिला मतलब जो विलायत होता था प्रांत, तो वो सिख में बटा था, सिख को ही जिला बोलते थे। और बलबन के समय में इक्ते को जिले अथवा सिखों में बांटा गया, और इसका जो प्रमुख अधिकारी क्या होता था,
सिकदार बोलते थे उसको। तो ये प्रमुख अधिकारी था, मतलब जिले का प्रमुख, जैसे आज डीएम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वैसे ही ये यहाँ के प्रमुख अधिकारी होते था सिकदार। और फिर जिलों को फर्दर बांटा गया था, जैसे जिलों को हमने मंडल में बांटा है तो वो ऐसे परगनों में बांटा गया था। तो परगना देख सकते हैं, और परगनों को तहसील में विभाजित थे, तो परगना भी तहसील में फर्दर विभाजित था। और अमीन अथवा जो नजीम होते थे ये प्रमुख अधिकारी इसके होते थे, और सहायकता खनिज मुस्तरिस आदि द्वारा इसकी सहायता की जाती थी यहाँ के शासन को चलाने के लिए। और सबसे छोटी इकाई आप देखेंगे कि ग्राम थी। ग्राम का जो प्रमुख होता था उसको मुखिया मुकद्दम कहा जाता था, और जबकि गांव के जमींदार को खूत कहा जाता था। तो जमींदार भी थे, और साधारण किसान को बालाहार कहा जाता था। तो जो नॉर्मल किसान है उनको बालाहार कहा जाता था, और जो प्रमुख होता था जैसे आज मुखिया आप देखेंगे वो होता था। और गांव में ये खूत भी थे जो कि जमींदार थे, ये भी राजस्व थोड़ा बहुत वसूलते थे। और पटवारी जो आज देखेंगे, पटवारी आज भी होते हैं, तो पटवारी जो होता था ये भूमि संबंधित रिकॉर्ड रखता था, किसके पास कितनी भूमि है, किस एरिया पे कितना मतलब जो है वो टैक्स वसूल सकता है। तो ये व्यवस्था थी यहाँ पे। तो ये आपने समझ लिया मतलब हायरार्की क्या सिस्टम थी यहाँ पे, ये मैंने बता दिया। तो अब हमें देखना है सैन्य जो संगठन था, इसको आपको देखना पड़ेगा। सैन्य संगठन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैन्य संगठन पहला जो देखेंगे अस्थायी सेना बनाने का काम, तो वहाँ पे ये बलबन करता है। लेकिन इससे पहले भी सेना थी, क्योंकि ये रेड मारते थे तो इनको सैनिक की जरूरत होती थी, लेकिन सैनिक परमानेंट सैनिक नहीं थे। वो जब बोलते थे कि खुम्स के तहत तुम्हें पैसा दिया जाएगा तो वो सैनिक इकट्ठा हो जाते थे, मतलब लोग ही इकट्ठा होते थे, आम लोग। वो जो पॉलिटिकल लीडर होते थे वो अपने मोटिव को फुलफिल करने के लिए इनको इकट्ठा करते थे कि चलो वहाँ पे मतलब काफिर बैठे हुए हैं, उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तन हमें करना है। और दूसरा ये है कि तुम्हें पैसा भी मिलेगा खुम्स के तहत, जितना भी हम लोग पैसा लूटा जाएगा उसमें 80% पैसा हम तुम्हें दे देंगे, बाकी पैसा हम नहीं लेंगे। तो फिर उसके बाद लोग इकट्ठा होते थे और यहाँ पे आते थे हमला करने, और यहाँ पे फिर मंदिर तोड़वाना दिखाया जाता था कि हम मतलब लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिससे कि लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उस टाइम इतनी परमानेंट सेना नहीं थी। और ऐबक आता है, उस टाइम भी परमानेंट सैनिक नहीं है इनके पास, इल्तुतमिश भी उतना। लेकिन बलबन आता है तो अब समझ जाता है कि यहाँ पे शासन करना है, और शासन करना है तो हमारे पास सेना होनी चाहिए। तो फिर दीवाने अर्ज जो रहता है वो डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करता है, और दीवाने अर्ज के तहत मतलब सैनिक की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उतनी अच्छी सैनिक व्यवस्था नहीं हो पाती है। और बलबन को ये भी लगता है मंगोल बार बार आक्रमण करते हैं, और अगर तुम्हें बाउंड्री एक्सटेंड करनी है तो वो सैनिक ही करेंगे, तो इसलिए सैनिक इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये लोग सैनिक की व्यवस्था करते हैं, और फिर अलाउद्दीन उसको सबसे ऊपर लेवल पे ले जाता है। उस टाइम बोला जाता है 3.5 लाख इनके पास सेना थी अलाउद्दीन के पास, लेकिन उतनी सेना मतलब समझिए कि नहीं होगी, उतना सेना रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन 1,00,000-1,50,000 आप मान के चलिए कि सेना उनके पास होंगी। और उसको फिर नगद वेतन देने की व्यवस्था करता है, जिस वजह से इसको फिर आर्थिक बहुत सारी और प्रशासनिक सुधार भी करनी पड़ती है, उसमें बाजार नियंत्रण व्यवस्था ये लाता है। तो ये चीज़ें करता है। तो हम देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे हमें पता चलेगा। तो केंद्रीय जो सेना थी इसको हसमे बल्ब कहा जाता था, और प्रांतीय जो सेना थी हसमे अतरफ कहा जाता था। तो प्रांतीय सेना मतलब इक़्तिदार जो रहते थे, और कुछ सेना जो सुल्तान होता था उसके अंडर में भी होती थी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो सुल्तान के अंडर में सेना होती थी उसको खास खेल कहा जाता था। और प्रांतीय इक़्तिदार तो सेना रखते ही थे, और अस्थायी सेना भी रहती थी। ये 3 तरह की सेना थी, जो कि जब भी बोला जाता था कि हिंदुओं से युद्ध, तो फिर वो जो मुस्लिम जनता रहती थी वो आके युद्ध में शामिल हो जाती थी। वो अस्थायी सेना थी जो कि युद्ध के समय आ जाती थी। मतलब सेना को जब आपको साइज बिग दिखाना है तो उस टाइम इन लोगों को, आम लोगों को भी भर्ती कर लिया जाता था। तो ये थी। तो पहले जो मैंने बताया बलबन दीवाने अर्ज नाम का डिपार्टमेंट बनाता है सैन्य विभाग समझिए, और इसकी स्थापना बलबन ने की, और इसका प्रमुख आरिजे मुमालिक होता था। तो इस डिपार्टमेंट का प्रमुख जो होता था आरिजे मुमालिक होता था। तो जैसे आज रक्षा मंत्री हैं वैसे आप समझ सकते हैं। और बार जो थी अस्थायी सेना थी अथवा खरी सेना अलाउद्दीन के समय में गठित की गई थी। तो पहली बार अस्थायी सेना यहाँ पे बनाई जाती है, और जो सेना को और ऊंचे लेवल पे ले जाया जाता है तो वो देखेंगे अलाउद्दीन के समय में ले जाया जाता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। और दीवाने इस्तखराज जो रहता है ये पेंशन विभाग रहता है, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो फिरोज शाह तुगलक बहुत सारी काम करता है, सेना को भी उसको खुश करना है, क्योंकि सेना के तहत ही आप मतलब समझिए कि शासन में बैठे हुए हैं। तो सेना को खुश करने के लिए पेंशन विभाग बनाता है, उनको पेंशन दिया जाएगा, तो ये किया जाता है। और दीवाने अर्ज में तो समझिए कि मतलब कैसे रिक्वायरमेंट होगी सैनिकों की, और वेतन कैसे दिया जाएगा, हुलिया अस्त्र शस्त्र ये भी लिखा जाता है। तो हुलिया भी लिखने का ये प्रथा शुरू करते हैं। तो मैंने बताया ही था कि हुलिया लिखने की ये लोग प्रथा शुरू करते हैं, क्योंकि सैनिकों में आप देखेंगे कि किसी को भर लिया जाता है। तो इक़्तिदार जो रहते हैं 10,000 सैनिक दिखाएं, लेकिन उसमें समझिए 3,000 किसानों को भर के लाएं, 7,000 उनके पास परमानेंट जो सैनिक है, 3,000 वहाँ पे किसानों को भर के दिखा दिए जब दिखाना होगा, जब सैनिकों की चेकिंग होगी। चाहे दाग प्रथा आती है तो आप देखेंगे कि घोड़ों को दागा जाता है, उसमें जो खच्चरों को भर के दिखाया जाने लगता है, जो
इक़्तेदार दूसरे हैं, वो 10,000 घोड़ा रखा है, दूसरे इक़्तेदार के पास 7,000 ही घोड़े हैं, तो क्या करेगा दूसरा इक़्तेदार उससे 3,000 घोड़े को उधार में ले लेगा जब मतलब चेक इन होगा इसके घोड़े के इक़्तेदार की, तो फिर 10,000 दिखा देगा और दूसरा इक़्तेदार का जो दिखाना होगा तो फिर ये अपना घोड़ा दे देगा। तो ऐसे ये लोग फेर बदल करते रहते हैं। तो इस वजह से दाग प्रथा लाता है, हुलिया प्रथा लाता है कि सैनिकों में किसी और को ना भर के दिखा दे और सैलरी लेगा वो 10,000 सेना की। और फिर आप देखेंगे जो सेना में थे तो ये तुर्क थे और इसी में मंगोली सेना भी थे, ईरानी, अफगानी और भारतीय मुसलमान जो थे ये भी सम्मिलित थे। तो अभी मतलब हिंदू इनके प्रशासन में आना शुरू नहीं हुए हैं, प्रशासन में ये नहीं लाते हैं क्योंकि इनको डर रहता है। बाद में अकबर के काल से जब मुगल आएंगे तो फिर हिंदुओं को प्रशासन में भरना शुरू किया जाएगा और हिंदू सैनिक भी रहेंगे इनके प्रशासन में, तब जाके इसको जजिया कर हटाना पड़ता है वहाँ पे। क्योंकि मुस्लिम कानून में क्या है आपको देखना पड़ेगा, मतलब जो नॉन मुस्लिम लोग हैं और उसको अगर मुस्लिम सैनिक प्रोटेक्शन देती है तो उसको जजिया फिर पे करना पड़ता है, मतलब उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इसलिए। तो अब तो सेना में समझिए कि अकबर टाइम में हिंदू ही बहुत सारे भर गए हैं, तो अब हिंदुओं को प्रोटेक्शन समझिए कि हिंदू जनता भी तो दे रही है सैनिक में, तो फिर उसको जजिया वो वहाँ पे हटाना पड़ता है। तो वो मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। और ये सब हमें इतिहास कैसे पता चले, ये सब बर्नी लिखा है, सेना के बारे में बर्नी नहीं बताया है कि तुर्की और मंगोल पद्धति पे इनकी सेना थी। तो तुर्की मंगोल पद्धति आप देखेंगे कि उसमें सेना का जो था ये ग्रुप में बांटा दिया जाता था। जैसे कि 10 की सेना रही तो ये एक लोग इसके ऊपर रहेगा, फिर 10-10 की सेना कर दिया तो ये कितना सेना हो गया समझिए, 10-10 का ग्रुप कर दिया तो ये समझिए 100 सेना हो गई। तो 100 सेना के ऊपर एक होगा, फिर 100 सेना का एक ग्रुप कर दिया जाएगा तो ये 10,000 सेना हो गई, उसके ऊपर एक ग्रुप बना देगा। ऐसे मतलब चलती थी व्यवस्था। 1 लाख हो गया, इसके ऊपर एक ग्रुप बना देगा। तो ऐसे व्यवस्था इनकी चलती थी। ग्रुप बना के मतलब एक उस पे सबसे ऊपर रहेगा। तो सबसे इनका जो आप देखेंगे सैनिक व्यवस्था में तो सबसे ऊपर कौन होता था, उसमें देखेंगे खान होता था, मतलब ये पूरे सैनिक के ऊपर होता था खान। उसके बाद देखेंगे मलिक होता था, उससे कम सेना ये देखता था। उसके बाद अमीर होता था, सिपे सलार होता था, सारे खेल होता था उसके नीचे। तो ये हायरार्की थी, पहले ऊपर खान रहेगा, मलिक रहेगा, फिर अमीर आएगा, फिर सिपे सलार होगा, फिर सरखेल होता था। तो ये सैनिकों के प्रमुख होते थे, जैसे जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर ऐसे होते हैं। आज भी हायरार्की है, वैसे ही उस टाइम भी हायरार्की थी सेनाओं की। और अलाउद्दीन क्या करता है, इक्ता के जगह नगद वेतन देने की व्यवस्था करता है। तो ये मैंने आपको इक्तेदारी व्यवस्था में बताया था, नगद देना शुरू करता है। इसी वजह से फिर इसको बहुत सारे मार्केट रिफॉर्म करने पड़ते हैं। और जो खास खेल सेना थी ये अस्थाई सेना थी और ये बिल्कुल समझिए सुल्तान के अंडर में होती थी। सुल्तान की भी देख रेख यही की सेना करते थे। और सेना का आधार जो था, सेना संगठन मंगोल की दशमलव प्रणाली पे थी। तो 10 सेना पर एक रहेगा सारे खेल, और फिर उसके बाद देखेंगे 10 सारे खेल जो ये है उस पे रहेगा एक सिपा सालार, और 10 सिपा सालार के ऊपर रहेगा अमीर, और 10 अमीर के ऊपर रहेगा मलिक, और सबसे ऊपर रहेगा खान। तो ये मैंने बताई थी आपको। तो ऐसे सैनिक संगठन इनका बनाया। तुले अल एवं यजकी थे, तो ये सेना के गुप्तचर थे, शत्रुओं सेना की गतिविधियों की सूचना देते थे। तो बिना गुप्तचर के सेना रह नहीं सकती। जैसे हमारा रॉ है वैसे देख सकते हैं आप। तो सेना में गुप्तचर की बहुत मतलब इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब जैसे कि राजपूत हारते हैं वहाँ पे तो देखते हैं ये लोग गुप्तचर नहीं छोड़ते हैं गोरी के पीछे, जो चौहान रहते हैं, लेकिन वो गोरी रहता है वो पहले से गुप्तचर छोड़ा रहता है। इनकी एक एक सूचना हो कि उसकी खबर रहती है, और फिर वो रात में अटैक करता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि रात में ये तलवार नहीं उठाते जो राजपूत रहते हैं, और रात में युद्ध करता है और फिर यहाँ पे इन लोगों को हारनी पड़ती है। तो ये रहता है, तो ये सूचना देते रहते हैं सैनिकों की। और देखेंगे वकीले सल्तनत एक रहता है पद, ये नसरुद्दीन मोहम्मद जो रहता है ये बनाता है। और फिर होता क्या है, ये विभाग का कार्य रहता है सैनिकों की व्यवस्था करना, उनकी देखभाल करना। और फिर ये ऐसा मतलब पावरफुल धीरे धीरे हो जाता है कि ये वजीर का स्थान ले लेता है बाद में। वजीर मतलब समझिए जो पीएम है उसका स्थान ये ले लेता है, क्योंकि सैनिक प्रमुख जैसे आज पाकिस्तान में देखेंगे तो सैनिक प्रमुख वहाँ पे बहुत पावरफुल है। ऐसा माना जाता है कि पीएम से भी पावरफुल है। तो वहाँ पे पीएम मतलब सरकार को बदलने में इन लोगों का हाथ रहता है, जो वहाँ के सैनिक प्रमुख होते हैं। वैसे ही ये धीरे धीरे अपना पावर गेन करते चला जाता है और वजीर का स्थान ले लेता है बाद में। वजीर मतलब वजीर से भी ज़्यादा पावरफुल ये हो जाता है। और इनके सेना में मतलब संगठन कैसी थी सेना की, ये भी आप थोड़ा सा समझ लें कि इनके सेना में जैसे घुड़सवार सैनिक थे, और फिर इनका जो था ये गज सेना थी, हाथियों की सेना भी। अब क्योंकि तुम्हें भारत में युद्ध करना है तो हाथी तो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के सेना ज़्यादातर हाथी का इस्तेमाल करते थे। तो इस वजह से ये लोग हाथी भी अपने सेना में भर लेते हैं। और तीसरा आप सेना देखेंगे तो इसमें पैदल सेना थी। तो ये 3 तरह के सेना थी। तो ये घुड़सवार सेना बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ये जो घोड़े थे ये लोग कहाँ से मंगाते थे तो आपको पता होनी चाहिए। तुर्की से मंगाते थे, अरब से मंगाते थे, रूस से मंगाते थे। लेकिन ये जो
हाथी वाली सेना होती थी, गज सेना इनकी, तो ये बंगाल से हाथी मंगाया जाता था, वहाँ पे बंगाल से मंगाया जाता था। चाहे उड़ीसा वाला इलाका जो कलिंग था पहले, हाथियों के लिए ही अशोक ने फिर अटैक किया था कलिंग पे। और भी कुछ कारण थे तो वो मैं आपको एंशिएंट इंडिया में बताऊंगा। तो वहाँ से भी हाथी मंगाए जाते थे। और ये पैदल सेना होती थी, तो पैदल सेना भी होती थी। इसी में आपको तीर कमान चलाने वाले, तोप चलाने वाले, वो सब सेना आपको इसी में मिल जाएंगे। ये समझ लिया। और जो सेना में मतलब कितने तरह के सेना थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक सुल्तान के अंडर में रहती थी और जिसको खास खेल बोला जाता था, और दूसरा प्रांतीय सेना आप देखेंगे कि जो इख्तियार रखते थे वो भी सेना थी। और अस्थायी सेना मैंने बताई दी, जो युद्ध के समय बुला लिया जाता था। अस्थायी सेना, हिंदुओं से लड़ने या तो वो आके लोग जुड़ते थे और उनको खम्स के तहत पैसा दिया जाता था। और मंगोल सेना की दशमलव प्रणाली पे था, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये भी आप लोग याद रखिएगा इसको। तो ये सैन्य संगठन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसमें न्याय व्यवस्था, और न्याय व्यवस्था देख के फिर जो अगला पार्ट होगा तो इसमें हम देख लेंगे इसमें जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं, और जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं समाज के बारे में, और भी चीज़ें हैं, कुछ मंत्रालय हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं बता दूंगा। और कुछ इनके बुक हैं और साहित्य हैं, ये मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। तो न्याय व्यवस्था थोड़ा सा मैंने ऊपर बताया था, लेकिन जो सर्वोच्च न्याय का अधिकारी होता था, ये सर्वोच्च जो होता था ये सुल्तान होता था। सुल्तान न्याय देता था, न्याय तो देता ही था, कानून भी वही बनाएगा, इम्प्लीमेंट भी कानून वही कराएगा, ये रहती थी। लेकिन वो मतलब मदद लेता था, काजियों से मदद लेता था। न्यायिक व्यवस्था में काजी ऊपर होते थे, मुफ्तियों से मदद लेता था। ये मैं आपको बताऊंगा मुफ्ती काजी ये कौन थे। और इसमें जो आप देखेंगे मुस्लिम कानूनों में, इस्लाम में कानून के स्रोत क्या थे। जैसे आज कानून का हमें स्रोत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है एक, बस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारा जो कानून मतलब वो बनता है, CRPC है वो, उसके तहत भी सजा दी जाती है लोगों को। तो यही हमें इसमें देखना है कि तो ये इस्लामिक कानून जो है उसको हम देख लेते। तो ये कुरान और जो हदीस है इस पे आधारित थी। प्रमुख यही दो कानून थे। तो मुस्लिम कानून का जो प्रमुख स्रोत था वो कुरान था। तो आज समझिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, तो वो मुस्लिम कानून का स्रोत है, पूरी तरह से कुरान पे ही आधारित है। इनका जितनी भी चीज़ें हैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यही। और हदीस जो है ये पैगंबर मोहम्मद जो कथन बोल के गए हैं उनके कार्यों का उल्लेख हदीस में हमें देखने को मिलता है। और इजमा भी है, इजमा भी इंपॉर्टेंट है। ये मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा व्याख्या जो की जाती है कानून की, वो है। तो जो आज की मतलब आज जो चीज़ें चल रही हैं इसके द्वारा जो धार्मिक विद्वान रहते हैं, अब आज मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ आ गया जो किसी मुस्लिम को पता ही ना हो, लेकिन जो मुस्लिम धार्मिक जो विद्वान हैं वो फिर उसकी व्याख्या करेंगे कि यहाँ पे हम इस कानून को लगा सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं इजमा। और कयास भी है, तर्क पे आधारित व्याख्या है। लेकिन कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, व्याख्या तो कर रहे हैं, लेकिन ये तर्क पे आधारित होगा। इसमें हम थोड़ा साइंस को भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो मन में वही चीज़ें कर देनी है। तो इसमें कयास में आप देखेंगे तर्क आधारित इसमें बताई जाती है, कानून की उल्लेख की जाती है। और न्याय का जो हम प्रमुख अधिकारी देखेंगे ये काजी रहता है। तो ये काजी रहता है, लेकिन सबसे ऊपर सुल्तान है। काजी उल कजात एक डिपार्टमेंट भी रहता है जो न्यायिक व्यवस्था को देखते रहता है। काजी उल कजात इसका नाम रहता है। तो ये देखेगा यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था को। इस विभाग को दीवाने काजा भी कहा जाता था। तो ये जो काजी उल कजात है इसको ही दीवाने काजा भी कहा गया है। ये डिपार्टमेंट है, समझिए कि जैसे हमारी न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका की अलग है, उसमें आप स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मुंसिफ है, तो वो उसमें है। तो बिल्कुल हायरार्की है, इसमें भी हायरार्की है। ये जो काजी है, सुल्तान तो सबसे ऊपर है, लेकिन काजी भी है, क्योंकि सुल्तान सभी चीज़ों को नहीं देख सकता। अब सुल्तान मानिए कि उतना जो फ्रीक्वेंसी होगा जो केस का, उतना वो थोड़ा ही सॉल्व कर सकता है, उसको और भी तो काम है। तो फिर इसके लिए डिपार्टमेंट है जिसमें काजी सबसे ऊपर रहेगा, और जो धार्मिक मामला रहेगा उसको मुक्ति देखेगा। और अगला जो ये इसमें है तो अमीर ए दाद है, यह काजी के मुकदमों में सहायता करता था। तो अमीर ए दाद जो रहता है ये काजी की फिर मदद करेगा, क्योंकि काजी पूरी तरह से सभी मुकदमे को थोड़ी निपटा सकता है, तो इसकी मदद के लिए ये रहता है। और मुक्ति जैसा मैंने बताया ये धार्मिक मामलों को देखता था कि धर्म के अनुसार चल रहा है कि नहीं, चाहे धार्मिक मामलों में जो मतभेद हो जाए उसको दूर करने के लिए ये मुक्ति रहता था। और मुहतसिब भी रहता था, काजी को न्यायिक कार्यों में मुहतसिब भी सहायता करता था। और जो ग्राम का था तो समझिए वो ग्राम पंचायत जो होती थी, मुखिया चाहे मुकद्दम, ये लोग अपना निपटा लेते थे वहाँ पे ग्राम पंचायतों में जो भी चीज़ें होती थी। और कुरान के नियम के अनुसार शासक का निम्नलिखित कार्य होता था। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए कि शासन का निम्न कार्य होता था कुरान के अनुसार, और खलीफा का भी दबाव रहता था इसको तुम लागू कराओ। तो पहले मूर्ति पूजा को नष्ट करो। तो इसी वजह से आप देखेंगे जब भी आक्रमण होता है तो मंदिरों पे ही आक्रमण करते हैं, उसमें मंदिरों को तोड़वाया जाता है, क्योंकि कुरान में लिखा गया है कि तुम्हें मतलब पूरी दुनिया को इस्लाम स्वीकार कराना है, इस्लाम फैलाना है, उसमें ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। और भक्ति और सूफी आंदोलन भी देखेंगे तो सूफी आंदोलन भी जो माना जाता है उदारवादी आंदोलन रहता है मुस्लिमों का, लेकिन उसमें भी क्या रहेगा, उसमें भी आप एक मोटिव रहेगा कि मतलब इस्लाम तो तुम्हें स्वीकार कराना है, लेकिन प्यार से कराना है, ये नहीं कि तलवार के दम पे कराना है। लोगों को इस्लाम की अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ, अगर उनको पसंद आए तो फिर वो स्वीकार करेंगे, उसमें ये है। लेकिन ये लोग जो रहते हैं शासक
शासक ये तलवार के दम पे कराए हैं इस्लाम स्वीकार। और फिर देखेंगे जिहाद रहता है, ये धर्म युद्ध है। जिहाद के ही नाम पे उतनी सैनिक इकट्ठा की जाती थी कि काफिर वहाँ पे बैठे हैं, मतलब जहाँ भी काफिर हो, मतलब नॉन मुस्लिम हो, उनको वहाँ पे इस्लाम स्वीकार कराना है। और धर्म युद्ध बोल के फिर जो शासक होता है वो मतलब धर्म से ही समझिए कि कोई भी मैनिपुलेट कैसे करता है किसी को, धर्म के ही नाम पे किया जाता है। और सभी ने किया है, ऐसा नहीं है कि एक बस मुस्लिम नहीं किया है, जो भी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, तो सब ने धर्म के नाम पे, मतलब जो शासक होते हैं, जनता उतनी बातें नहीं समझ पाती तो जनता को फिर वहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है धर्म के नाम पे। मतलब अपना जो मोटिव होता है उसको फुलफिल कराने के लिए वहाँ पे धर्म का यूज किया जाता है। तो शासक फिर यहाँ पे जिहाद का नारा देते हैं। और फिर दूसरी बात है कि पैसा का लालच देते हैं कि खम्स के तहत वहाँ पे तो बहुत पैसा है, चलो तुम्हें पैसा मिलेगी, और फिर ये धर्म युद्ध के नाम पे ले आते हैं इसको। और दारुल जो हर्ब है, काफिरों का देश है, ये दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना है, ये सबका मोटिव रहेगा कि दारुल इस्लाम में इसको परिवर्तित करना है। मतलब यहाँ पे हिंदू है जो काफिरों का देश है, ये सब काफिर बैठे हैं यहाँ पे जो हिंदू हैं, चाहे मतलब जहाँ पे और भी लोग हैं, क्रिश्चियन भी हैं उधर, तो वो काफिर बैठे हैं, उनको दारुल इस्लाम में बदलना है। ये इनका फुल मोटिव रहता था। और खलीफा का भी वहाँ से दबाव रहता था और सुल्तान यही कार्य करता था हमेशा। औरंगजेब भी देखेंगे कि पूरी तरह से मुगल डिक्लाइन होते हैं तो उसका भी यही मंशा रहता है कि दारुल इस्लाम में बदलना है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, दक्कन अभियान भी करता है, तो वो सब मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा ये चीज़ें। तो ये इतना देख लिए प्रशासनिक व्यवस्था में, बहुत सारी चीज़ों को मैंने प्रशासन में ही बता दिया। न्याय, सैनिक व्यवस्था, जो प्रांत का प्रशासन है, उसके बाद जो मंडल का प्रशासन है, जिसको मंडल को परगना बोला जाता था, प्रांत भी देख लिया, जिला भी हमने देख लिया, सिख बोला जाता था जिला को। तो टोटल चीज़ें मैंने आपको बता दी। और कुछ जो मंत्रालय थे तो ये भी आपको अगर याद रहे तो मैं जैसा बोलता हूँ कॉपी कलम लेके बैठना चाहिए, कुछ चीज़ों को आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो दीवाने मुस्तकरात जो रहता है वित्त विभाग, ये अलाउद्दीन खिलजी बनाता है। दीवाने कोही जो रहता है एक कृषि विभाग रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन तुगलक इसको बनाता है कोही, क्योंकि कृषि में वो रिफॉर्म करना चाहता है ताकि टैक्स आ सके, क्योंकि इतना वो गलत डिसीजन ले चुका है जिस वजह से उसके पास पैसा नहीं है। और पैसा के लिए फिर क्या करना पड़ेगा उसको, कृषि में ही प्रोडक्शन जब तक आप नहीं बढ़ाइएगा तब तक पैसा नहीं आएगा। तो वो कृषि में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फिर ये दीवाने जो कोही नाम का कृषि विभाग है तो ये बनाता है। और इसमें जो रहता है बहुत सारी व्यवस्था किसानों के लिए की जाती है, उसमें सिंचाई की व्यवस्था, बीज आदि सबकी व्यवस्था की जाती है, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक बनाता है। क्योंकि देखेंगे कि इसका खुरासान का अभियान फेल हो चुका है, ट्रांसऑक्सियाना जितना चाहता है वो फेल हो चुका है, जो दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले जाता है वो भी फेल हो जाता है, जो टोकन करेंसी लाता है वो भी फेल हो जाता है। और इन सब के वजह से देखते हैं कि जो दिल्ली का दोआब क्षेत्र है वहाँ पे टैक्स बढ़ाता है, इस वजह से भी किसान सब छोड़ के जंगल में भाग जाते हैं। इस वजह से फिर इसको ये विभाग बनाना पड़ता है। और फिर दीवाने अर्ज जो मैंने सैन्य विभाग बता दिया, ये बलबन बनाता है। और फिर दीवाने बंदरगाह ये फिरोज शाह तुगलक बनाता है। दीवाने जो खैरात रहता है ये भी फिरोज शाह तुगलक बनाता है। और दीवाने जो इस्तेहाक है ये भी फिरोज शाह तुगलक बनाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं जो कि ये लोग बनाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था। और ये हमारा यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत का है तो प्रशासन का एक जो पहला पार्ट है ये कंप्लीट होता है। और दूसरे पार्ट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अर्थव्यवस्था आएंगी और इसमें समाज भी आएगा और उसी में धर्म भी आएगा, वो भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और उसके बाद हम देखेंगे फिर विजयनगर साम्राज्य के बारे में और उसके बाद बहमनी साम्राज्य, तो वो टोटल आएंगी। और मैप के तहत भी दिखाऊंगा कैसे कैसे ये एस्टेब्लिश होते हैं, कैसे हर ईयर बुक का एस्टेब्लिश करते हैं, वो चीज़ें आएंगी वहाँ पे। तो आप लोग कृपया इसको देखते जाएं और जो कम्युनिटी सेक्शन पे क्वेश्चन डालता हूँ उसका आंसर देते जाएं, तो अब आप लोगों को पता चलेगा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो ये ज़रूरी होगा आपके लिए। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।